आज चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट जोरों शोरों पर है और इस पर अलग अलग देश का अलग अलग विचार है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको पता चल सके कि इस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा था। हम जो आज का चाइना को जानते हैं उसमें पहले क्विंग डायनेस्टी का रूल चलता था। जैसे इंडिया में मोनार्की था उसी तरह चाइना में क्विंग डायनेस्टी थी, लेकिन इस डायनेस्टी के राजा काफी कमजोर हुआ करते थे और इस बात का फायदा उठाया जापान ने उस समय अचानक से 1894 से लेकर 95 के बीच में चाइना पर अटैक कर दिया। युद्ध जीतने के बाद जापान ने चाइना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट को कैप्चर कर लिया था, जिसे आज हम प्रेजेंट डे में कोरिया के नाम से जानते हैं। उसके साथ ईस्टर्न कोस्ट और एक आइलैंड भी कब्जा कर लिया था, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। अब 1894 से ही ये मामला गर्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट सीनो जापान वॉर में चाइना को अपना एरिया जापान के हाथों गंवाना पड़ गया था। चाइना के डिफीट के बाद क्विंग डायनेस्टी और भी छोटे छोटे डायनेस्टी में टूटने लगा और हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो जैसे ब्रिटिश के जाने के बाद स्मॉलर प्रोविंस के कारण यूनिफिकेशन में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को यूनिफाई किया। तो आप सब कमेंट करके बताओ कि हम इनको और किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। उस समय चाइना में भी एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था sun yat-sen। चाइना के यूनिफिकेशन के सपने को लेकर sun yat-sen ने 1912 में कुओमिंतांग नाम की एक पार्टी बनाई। अब उनकी ये पार्टी जोरों शोरों से वन चाइना पॉलिसी पर काम करना चालू कर दी थी। sun yat-sen ने अपने सपने में लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन उनकी ये कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और 1925 में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद कुओमिंतांग पार्टी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और यहीं से चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। दो पार्टियों में से एक थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे चांग काई शेक, जिनका आइडियोलॉजी चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का था और सिटीजन को सर्टेन राइट देने का था। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट थी दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके लीडर थे माओ जेडोंग, जिनकी आइडियोलॉजी थी चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम लाना और सारे रिसोर्सेज को गवर्नमेंट के हाथों से कंट्रोल करना। माओ और चांग के सपने बिल्कुल sun yat-sen की तरह चाइना को यूनिफाई करने के थे, लेकिन मंजिल एक होने के बावजूद भी जब रास्ते अलग होने लगे तो इनके बीच के डिफरेंस दुश्मनी में चेंज हो गई। धीरे धीरे दोनों लीडर या फिर कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज में टेंशन बढ़ने लग गया। टेंशन इतनी बढ़ गई कि 1927 में संघाई हत्याकांड हुआ। 1927 में नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने चाइना के सबसे बड़े शहर में घुसकर कम्युनिस्ट पार्टी के लाखों सपोर्टर को मार दिया और इसी शर्मनाक घटना को हम संघाई हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस हत्याकांड में इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर औरतों और बच्चों को भी मारा गया। 1927 के संघाई हत्याकांड में कम्युनिस्ट पार्टी की बुरी तरह हार हुई और ये हत्याकांड एक भयंकर सिविल वॉर का रूप ले लेती है। ये सिविल वॉर भी बहुत लंबा चलता है। 1927 से लेकर 1950 तक चला। ये 23 साल का सिविल वॉर में दोनों पार्टियों ने बहुत खून खराबा किया। अब एक तो चाइना में सिविल वॉर, इसी बात का फायदा उठाया जापान ने 1931 में चाइना के ऊपर हमला करके उसके बहुत बड़े पार्ट मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर कब्जा करके जापान ने वहां के एक ऐसा सरकार बना दिया जो सिर्फ जापान के इशारों पर चले। जापान ने भी युद्ध में बहुत ज्यादा जुर्म किया। अब अपने देश पर आते खतरे को देखकर दोनों पार्टीज ने अपनी आपसी लड़ाई छोड़ दी और जापान का मुकाबला करने का सोचा। जापान पर जब इन्होंने हमला किया तब जापान के बहुत शक्तिशाली होने के कारण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके और उल्टा चाइना को ही मुंह की खानी पड़ी। लेकिन यहाँ तक बात नहीं रुकी। उसने 1937 में सेकेंड सीनो जापान वार चालू कर दिया और ये वार तब तक चली जब 1945 में जापान पर न्यूक्लियर बम न गिरा। तब जापान ने बैकआउट किया और जापान के हाथ से सारी टेरिटोरी चली गई। मंचूरिया अब वापस चाइना का ही पार्ट बन गया था। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने एक चाल चली और उसने तुरंत ही रसिया की हेल्प मांग ली, क्योंकि उस समय रसिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और स्टालिन जैसे लीडर थे। तो सेम आइडियोलॉजी के कारण रसिया ने माओ की हेल्प की और नेशनलिस्ट पार्टी के सारे सपोर्टर को एक एक करके मारने लगे। अब पूरा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी। इसके बाद 1949 में चाइना को कम्युनिस्ट देश डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मौत की सजा दी गई। अब 1949 में कोई और रास्ता ना होने के कारण नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर चांग काई शेक ने अपने सारे सपोर्टर, जिनकी शाखाएं करीब 20 लाख थी, उन सबको लेकर फरबूसा नाम के एक आइलैंड पर चले गए। उन लोगों ने अपने साथ अपनी सारी बिलोंगिंग्स, मनी, लाइवलीहुड, एनिमल, सारे चीज ले गए और उसी फरबूसा आइलैंड को हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली 1949 में ताइवान चाइना से अलग हुआ। 1950 होते होते नेशनलिस्ट पार्टी के सारे लीडर ताइवान शिफ्ट हो गए और तब जाके 1927 में संघाई हत्याकांड के बाद चालू हुआ सिविल वॉर खत्म हुआ। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। अब ताइवान, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था,
था उसने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा और इनके अनुसार मेनलैंड चाइना इनका पार्ट है जो कि इनसे अलग हो गया है और एक दिन वो उसे खुद में मिला लेंगे। लेकिन कम्युनिस्ट चाइना भी पीछे नहीं रहा और उसने अपना नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रख लिया और दोनों देश वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने का दावा करते हैं। इसके बाद 1945 में इस्टेब्लिश यूएनओ की कहानी में एंट्री होती है और वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में चल रहे यूएनओ ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को चाइना की सीट दे दी और ये सिलसिला 1971 तक चली। लेकिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी कोशिश के बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइना की मान्यता दिलाई और अब कोई भी देश ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता और फिर यूएनओ ने भी 1971 में ताइवान से चाइना की सीट लेकर मेनलैंड चाइना को दे दी। अब प्रेजेंट डे में चाइना से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखने के लिए उन देशों को वन चाइना पॉलिसी पर साइन करना होता है, जिस कारण वो देश ये मानते हैं कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और वे लोग ताइवान से किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकते, वरना चाइना उनसे अपने सारे रिलेशन तोड़ देगा। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी वन चाइना पॉलिसी पर साइन किया है। तो ये थी चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की पूरी स्टोरी। होप करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।